स्वागत है इस सेशन में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लासेस का राजनीतिक एवं समाज जीवन पार्ट 1 का चैप्टर 2 विविधता एवं भेदभाव। दोनों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, विविधता और भेदभाव के बारे में। पिछले पार्ट में आपने विविधता के बारे में पढ़ा, आप लोग चैप्टर 1 में पढ़ा चुके हैं। कई बार जो लोग दूसरे से अलग होते हैं, कई बार होता है कि जो लोग दूसरे से अलग दिखते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, या हो सकता है उन्हें कई गतिविधियों या जन समूह में शामिल नहीं किया जाता है। कोई अब क्रिकेट खेल रहा है या फुटबॉल, कोई भी ऐसा खेल खेल रहा है जिसमें वो लोग को शामिल नहीं किया जाता है। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें क्या होगा? दुख होगा, हो सकता है गुस्सा भी आएगा, और ऐसा होगा कि हम अपने आप को आप असहाय महसूस करिएगा कि मेरे में बहुत सारी कमियां हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? देखिए, आगे पढ़ते हैं। इस पार्ट में यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं, इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हम क्या है और हम कैसे हैं, यह अपने आप के बारे में बतलाना चाह रहा है कि हम क्या है, हम कैसे दिखते हैं। यह कई चीज़ों पर डिपेंड करता, निर्भर करता है कि हम कैसे रहते हैं, मेरा रहन सहन कैसा है, हम कौन सी भाषा बोलते हैं, हम क्या खाते हैं, हम क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन सा उत्सव फेस्टिवल बनाते हैं। इन सब पर हमारे रहने की जगह की भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। इसमें क्या क्या बोला गया? खाते, वहाँ से खाना खाना पीने के बाद बोला गया। पहनना एक अलग चीज़ है, भाषा अलग है, खेल खेलने का अलग, और उत्सव, इस सभी से क्या होता है? विविधता को बतलाता है कि बहुत सारे जगहों में लोग के भाषा अलग अलग होते हैं, वहाँ का खान पान अलग होते हैं, वहाँ के कपड़े अलग अलग पहनते हैं, वहाँ अलग अलग खेल खेलते हैं, और उत्सव फेस्टिवल ही अलग अलग तरीके का मनाती है। सबसे क्या पता चल रहा है? विविधता के बारे में पता चल रहा है। आगे पढ़ते हैं। अगर आप संक्षेप में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो ये अंदाज़ा लग जाए कि भारत कितनी विविधता वाला देश है। यहाँ खान पान अलग है, अलग अलग क्षेत्र में पहनावा अलग अलग है, खेल का तरीका अलग है, खेलने का स्पोर्ट अलग अलग है, वहाँ का फेस्टिवल अलग अलग है, वहाँ का भाषा अलग अलग है। इससे एक तरह का विविधता का अनुभव हमारे देश में प्रतीत होता है। संसार में 8 मुक्त, सो नोट डाउन करिए कि संसार वर्ल्ड में कुल 8 मुक्त धर्म है, 8 रिलीजन है, और भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी मीन्स मानने वाले रहते हैं। संसार में कुल कितने धर्म है? 8 मुक्त धर्म है, और जितने भी 8 धर्म के लोग हैं उस सभी लोग कहाँ निवास करते हैं? उसके मानने वाले भारत में। और यहाँ लगभग 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। भारत में 1600 से ज़्यादा भाषा का उपयोग किया जाता है। जो लोगों की मातृभाषा है, लोग के 1600 क्या भाषा है? वो मातृभाषा है। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। भारत में 100 से ज़्यादा डांस किए जाते हैं। इसी में आपको सारा कुछ आपको याद करा देंगे, ध्यान से नोट डाउन करिएगा कि संसार में 8 मुख्य धर्म हैं, और सभी 8 धर्म के मानने वाले या अनुयायी हमारे देश में निवास करते हैं। हमारे देश में या भारत में 1600 ज़्यादा भाषा बोला जाता है जो हमारी मातृभाषा है, और यहाँ 100 से ज़्यादा नृत्य किए जाते हैं, डांस किए जाते हैं। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं है। जो इतना सारे विविधता है, नंबर बढ़ रहा है, ये हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं
आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं। हम उन लोगों के साथ ज़्यादा सेफ, ज़्यादा आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हों। जैसे हम दिखते हैं वैसे अगला भी दिख रहा है। बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं, ये हमारी तरह सोचते हैं। जिन लोगों को दिखावट, दिखने का जो होता है, एक जैसा दिखेंगे वो लोग, बात एक जैसा करेंगे, दोनों को बात दोनों का मिलेगा, कपड़ा पहने जैसा होगा, जो उन लोगों का थिंकिंग जो सोच एक जैसा मिलेगा, हो सकता है। लेकिन कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत अलग हो, तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। जब आप किसी से मिलेंगे, उसका बात करने का तरीका अलग होगा, उसका कपड़ा पहनावा अलग होगा और उसका सोच अलग होगा, तो आपको लगे कि नहीं, ये बहुत अजीब है और वो आपको बड़ी अपरिचित जैसा प्रतीत होगा। कई बार हम समझ ही नहीं पाते हैं या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। हम ये जान भी नहीं पाते कि हमसे अलग क्यों हैं। अलग मीन्स बात करने का तरीका, कपड़ा पहनावा, उसका सोचने का तरीका, उसका लैंग्वेज, इस सबसे अलग क्यों होता है, इस बात को हम जल्दी समझ नहीं पाते हैं। लोग हमसे अलग दिखने वाले के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। लोग हमसे अलग है तो उसके बारे में तरह तरह के वो लोग अपने मन से राय को बना लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग मेरा है पूर्वाग्रह। तो पूर्वाग्रह को डिटेल हम लोग पढ़ते हैं। उन कथनों को देखिए जो ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार की पूर्वाग्रह है? पूर्वाग्रह के मतलब होता है पहले से कोई चीज़ को सोच लेना कि ऐसे ही है, उसको बोलते हैं पूर्वाग्रह। क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी यह पूर्वाग्रह है? जो आप सोचते हैं वो अगला का ही मन में यही चीज़ चल रहा है। लोगों के दिमाग में यह पूर्वाग्रह क्यों होता है? आखिर पूर्वाग्रह ये लोग क्यों होते हैं? जिन पूर्वाग्रहों को आप अपने आसपास महसूस किया है, उनकी एक सूची बनाइए। ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं, ये सारे चीज़ का क्वेश्चन आंसर आपको हम बता देंगे। फिलहाल हम लोग चैप्टर को समझते हैं। आगे देखिए। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी एवं अंधविश्वास की तरह देखते हैं। कुछ कथन होगा तो लोग सोचते होंगे, शहर के लोग, ग्रामीण लोग जो होते हैं वो अज्ञानी होते हैं और अंधविश्वास से वो लोग भरे होते हैं। जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी, गाँव वाले सोचेंगे कि शहर के लोग बड़े आलसी होते हैं, चालाक होते हैं और सिर्फ पैसों से सरोकार रखने वालों की तरह दिखते हैं। गाँव का सोच होगा। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो वह पूर्वाग्रह का रूप लेता है। तो पूर्वाग्रह किसे बोलते हैं बच्चों? जब हम किसी के बारे में कोई व्यक्ति क्यों ना हो, उस बारे में पहले से कोई राय, अपने मन से कुछ राय बना, कुछ थॉट बना लेंगे और उसे अपने दिमाग में बैठा लें कि ऐसा ही है वो, तो क्या कहलाएगा? पूर्वाग्रह। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होगी। ज़्यादातर राय क्या होगी? नेगेटिव होगा, सही नहीं होगा। जैसा कि कथनों में दिया गया है, लोगों को आलसी कहना, चालाक कहना, कंजूस, में सब का है, सब पूर्वाग्रह है। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका है सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते हैं, जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। ये लाइन क्या बोला बच्चों कि जब सोचने लगते हैं कि कोई काम को हम कर रहे हैं और हम जो कर रहे हैं वो तरीका सबसे बेस्ट है, तो आप दूसरा वही काम जो करेगा आपको अच्छा नहीं लगेगा। एग्जाम्पल देखिए। उदाहरण के लिए हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषा है महत्वपूर्ण। आपको लगे कि आप अंग्रेजी अच्छा जानते हैं, आपको ये लगे कि नहीं, अंग्रेजी सबसे अच्छा भाषा है और जब बाकी जो भी भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषा का बहुत क्या देखेंगे? नकारात्मक रूप से देखेंगे कि इंग्लिश जैसा कोई भाषा नहीं है।
परिणाम क्या होगा? रिजल्ट उसका होगा कि हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा के और भाषा से बातचीत करते हैं। इज्जत किसको करेंगे? अंग्रेजी। क्योंकि आपके मन में क्या बैठ गया कि अंग्रेजी भाषा सबसे अच्छा भाषा है, बाकी सब भाषा उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आगे बात करते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, जैसे लोगों की उनके धार्मिक विश्वास, कौन धर्म को मानते हैं, उनका रंग कैसा है, गोरा है, काला है, वे कौन क्षेत्र से आते हैं, वो वो किस तरह से बातचीत करते हैं, वो कैसे कपड़े पहनते इत्यादि। इस सभी के बारे में आप पूर्वाग्रह बना सकते हैं। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इतना पूर्वाग्रह और राय हम बना लेते हैं, इतना उसको हम सच मान लेते हैं जो अपने सोचते हैं, कि हम उनसे दोस्ती भी नहीं करना चाहते हैं। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। जो व्यक्ति वैसा होता भी नहीं है, उसमें ऐसा राय बना के हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं, जिसका एहसास हमें बाद में होती है। लड़के और लड़की में भेदभाव, दोनों में भेदभाव कैसे होता है? समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित, सभी लोग जानते हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, या तो ऐसे भी होता है या तो ऐसे ही होता है। इसमें सोचने वाली बात क्या है? आइए देखें कि सच्चाई क्या है। आगे पढ़ते हैं। अगर हम इस कथन को ले कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि यह गुण किस किससे जोड़ा जाएगा? लड़कों या पुरुषों को जोड़ा जाएगा। कौन रोता नहीं है? एक पूर्वाग्रह बन गया कि लड़के नहीं रोते हैं। बचपन में जब लड़कों जो गिर जाने पर चोट लग जाती है, तो माता पिता ये एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो। एक तरह का पूर्वाग्रह बन गया कि लड़के नहीं रोते हैं, वो मजबूत होते हैं। तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो गया तो उसको विश्वास से लगते हैं कि लड़के रोते नहीं है, उसे को मान लेता है। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आ भी गया हो तो अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा है या कोई किसी चीज में दर्द हो रहा है, तब वो लोगों को रोने के मन करता है। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेते हैं। कौन? लड़के लोग। हम ज़्यादातर यह सुनते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती है। बहुत के बताते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़का विशेषता क्या है, लड़की की विशेषता क्या है, बताते रहते हैं हमें। समाज में इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं, बिना उसके सोचे समझे हम लोग मान लेते हैं वो सही बोल रहे हैं कह के। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए, हमारा जो बिहेवियर है वो समाज के अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़के और लड़कियों को उसकी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। अगला आपका हेडिंग है रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। रूढ़िबद्ध धारणा बनाना, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेता है, तो क्या कहलाएगा? रूढ़िवादी धारणा। एग्जाम्पल दे रहा है, जब किसी के बारे में आप
उसका एक बना लिए छवि कि ये तो कंजूस है, उसके बारे में उसके पक्की धारणा कुछ भी होगा उसको कंजूसे लोग बोलेगा, उसी को बोलेंगे रूढ़िवादी धारणा। जिसके बारे में कुछ बना लेना छवि, ये कंजूस है, और वो उसका पक्का धारणा बन जाता है कि कंजूस है, तो उसका एक अपना धारणा बन जाएगा उसका, उसी को बोलते रूढ़िवादी धारणा। कई बार हम किसी किसी खास देश, कोई देश को, किसी धर्म को, लिंग के, इस सभी से भी किसी को हम लोग कंजूस, अपराधी या बेवकूफ ठहराते हैं। किसी देश को, लिंग या धर्म के कारण किसी जो कंजूस, अपराधी, किसी देश को अपराधी मानते हैं हम लोग कि देश के लोग अपराधी होते हैं। किसी लिंग को बोलते हैं कंजूस होता है, किसी धर्म को लोग बेवकूफ बोलता है। तो ये सब चीज से क्या हो रहा है, एक तरह की रूढ़िवादी धारणा बन रहा है। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ लोग मिल ही जाते हैं। जितने भी देश है, सभी देश में और सभी धर्म में आदि में क्या मिलते हैं, कंजूस मिलते हैं, अपराधी मिलते हैं, बेवकूफ लोग ही मिलते हैं। लेकिन सिर्फ कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं जो पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाते हैं जो वाजिब नहीं है, जो सही नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान के एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक लेता है। हमें किसी एक ग्रुप में किसी एक व्यक्ति वैसा होता तो हम लोग पूरा ग्रुप के गलत ठहराए थे, पूरा ग्रुप ही खराब है। तो ये भी क्या है, वाजिब नहीं है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं, तो दूसरे से अलग हो सकता हो। उस व्यक्ति में कुछ अच्छा गुण होगा, कुछ अच्छा क्षमता होगा, कुछ अलग करने को उसमें गुण होगा जो दूसरे से उसको अलग करता होगा, लेकिन उसके बारे में गलत धारणा बना लिए हैं। रूढ़िवाद धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। रूढ़िवादी धारणाएं जो है बहुत सारे लोग को एक ही खांचे में भर देता है, पूरे समूह को गलत ठहरा देता है। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ने का काम लड़कों का नहीं है, लगता था कि हवाई जहाज सिर्फ लड़के उड़ा सकते हैं, लड़कियों का काम बस की बात नहीं है। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती है जिनको करने की काबिलियत शायद हमें हो। बहुत सारे धारणाएं बना लेती है समाज में, जिस कारण क्षमता होने के बाद भी समाज हमें उस कार्य करने से रोकते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा बात हम लोग कर लेते हैं मुसलमानों के बारे में। मुसलमानों के बारे में आम रूढ़िवाद धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, लेकिन ये क्या है, गलत है। जबकि अध्ययन यह दिखा रहे हैं कि मुसलमान की गरीबी, उसका गरीबी एक महत्वपूर्ण कारण है। उसका धर्म या जात नहीं पढ़ाने का अच्छा बात नहीं है, उसका मेन रीजन क्या है, गरीबी। गरीबी की वजह से ही वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते या स्कूल से जल्दी निकाल लेते हैं। जहाँ पर भी गरीबी तथा शिक्षा पहुंचाने के प्रयास किए गए, जहाँ भी गरीबों तक शिक्षा पहुंचाने के प्रयास किए हैं, वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए केरल में क्या है कि पराया घर के पास क्या स्कूल है और सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी वहाँ पर है। इसे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक के स्कूलों तक पहुँचने में मदद मिलती है। जो ग्रामीण क्षेत्र के जो भी टीचर हैं, जो बच्चे हैं, आसानी से स्कूल तक पहुँच जा सकते हैं। उनमें से देखा जाए तो 60% क्या है, उससे ज़्यादा लोग महिला शिक्षक हैं। वो लोग पढ़े तभी तो स्कूल जाके पढ़ा रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है कि केरल में क्या है, सुविधाएं अच्छी खासे हैं स्कूल के लेके। वहाँ का ज़्यादातर शिक्षक महिलाएं होती है। इन सभी कारणों ने बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों के स्कूल जाने में मदद की है, जिनमें मुसलमान लड़कियां भी शामिल। स्कूल बहुत सारे बच्चों के स्कूल जाने में मदद की है, उसमें मुसलमान समुदाय भी शामिल है। दूसरे राज्य में जहां ऐसे प्रयास नहीं किए गए, वहां गरीब परिवार के बच्चों के स्कूल जाने में मुश्किल आती है, चाहे वो मुस्लिम हो या कोई जनजाति या कोई अनुसूचित जाति के लोग हो। जाहिर है कि मुसलमान लड़कियों की स्कूल से गैर हाजिरी, अब्सेंट का कारण
धर्म या गरीबी? धर्म नहीं है, क्या है? गरीबी। लड़कों के स्कूल से गैर हाजिरी कारण धर्म नहीं, क्या है? गरीबी है, धर्म नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अब असमानता। असमानता और भेदभाव। भेदभाव तब होता है, डिस्क्रिमिनेशन तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िवाद धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। भेदभाव कब होगा? जब कोई समाज आपके बारे में पूर्वाग्रह या रूढ़िवाद धारणाओं को आधार बना के आपके साथ व्यवहार करेंगे, तो आपके साथ भेदभाव होना स्वाभाविक है। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, या किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, या एक ही कुआं या हैंडपंप से पानी नहीं निकाल देते, और दूसरे द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में नहीं पीने देते, इसके मतलब क्या? आपके साथ भेदभाव हो रहा है। इन सभी से क्या हो रहा है? भेदभाव को प्रतीत हो रहा है। कुछ गतिविधियाँ, जैसे हम बताएं कि कोई नौकरी में करने से रोका जाता है, किसी मोहल्ले में कुआं या हैंडपंप से पानी निकाल नहीं दिया जाता है छोटी जात कह के, या हो सकता है छुआछूत को लोग गलत तरीके से देखता है। इन सब से क्या हो रहा है? हमारे समाज में भेदभाव उत्पन्न होता है। भेदभाव जो है बहुत कारणों से हो सकता है। आप यदि याद करें कि पिछले पार्ट में समीर एक और समीर दो अलग अलग लोग थे, और दोनों का धर्म भी अलग अलग था, बता चुके, आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। यह विविधता के एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण ही बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से अलग प्रथा मीन्स कोई भी नियम, जो भी कानून है, अलग प्रथाओं और रिवाजों का निम्न कोटि को मानते। उन्हें लगता है कि मेरा जो प्रथा है वो सबसे बेस्ट है, बाकी किसी का प्रथा है वो हमसे नीचा है। तो इससे क्या होता है? तो वो लोग रिवाजों को निम्न कोटि को मानने लगते हैं, और लोग रिवाज जो है छोटा है। दोनों समीर में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि में रुपया पैसा से। क्या था? समीर दो गरीब था, जबकि समीर एक क्या था? अमीर था। यह अंतर विविधता का पहलू नहीं है। गरीबी अमीरी विविधता का पहलू नहीं है, यह तो असमानता है। गरीबी अमीरी आपका विविधता में नहीं आएगा, वो किस में आएगा? असमानता में आएगा। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते। बहुत लोगों के पास ना पेट भर खाना मिलता, ना अच्छा कपड़े मिलता, और ना उनके घरों की जो मूल जरूरत, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा नहीं कर पाते। इससे कारण दफ्तरों में, अस्पतालों में, स्कूलों में आदि में इनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोग को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करता है। कुछ लोग को विविधता और असमानता दोनों पर आधारित भेदभाव का सामना करना पर उनके साथ विविधता भी होता है और असमानता दोनों को का सामना करना पड़ता है। एक तो इसका कारण है कि उस समुदाय के सदस्य हैं, एक उन्हें लगता है कि हम इस समुदाय इसीलिए हमको ऐसा किया जा रहा है। एक तो यह इस कारण है कि उस समुदाय के सदस्य है जो समुदाय के लोग कम आंकते हैं, नीचा गिनते हैं, जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता, उनका जो भी कल्चर, जो भी उसकी संस्कृति, उसको मूल्यवान नहीं जाना जाता, कोई उसके वैल्यू नहीं समझा जाता है। ऊपर से यदि वे गरीब हैं, और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन भी नहीं है, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजाति लोग, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। अब अगला हेडिंग है भेदभाव का
सामना करने पर, भेदभाव का सामना करने पर अपनी आजीविका चलाने के लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। कुछ लोग पढ़ाते हैं, कुछ लोग बर्तन बनाते हैं, कुछ लोग मछली पकड़ते हैं, कोई बड़े के काम करते हैं, कोई खेती करते हैं, कोई बुनाई करते हैं। बहुत सारे काम हैं, अलग अलग लोग अलग अलग कामों को करते हैं, लेकिन कुछ कामों को दूसरे के मुकाबले अधिक महत्व माना जाता है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिससे लगता है कि दूसरों के मुकाबले वो अच्छा काम कर रहे हैं, उसका काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व माना जाता है। सफाई करना या कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाने, सब काम पे क्या बोला जाता है? इसको कम महत्व दिया जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं, जो लोग इन कामों को करते हैं, उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। जो लोग सफाई करते हैं, कपड़े धोते हैं, बाल काटते हैं, कचरा उठाते हैं, जो क्या बोला जाता है? गंदा और अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू, ये क्या है? जाति व्यवस्था जो है, जो कास्ट है, उस व्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। आगे बढ़ने से पहले क्या आप जानते हैं, दलित वह शब्द है जो नीची कहे जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जो लोग दलित जात के होते हैं वो अपने आप तो क्या क्या डिनोट करते हैं? उनकी पहचान क्या है? कि सबसे नीचे आते हैं। इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। अछूत, दलित मतलब होता है जिन्हें दबाया गया है। अछूत मतलब क्या है? जिन्हें दबाया गया है, कुचला गया है। दलित मतलब क्या होगा? जिन्हें दबाया गया है, उनके बातों को आगे नहीं आगे दिया गया, उसके बातों को कुचल दिया गया है। दलितों के अनुसार यह सब दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रह, जो समाज में जो पूर्वाग्रह हुआ और उसके साथ भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। दलित किस कौन में बनते? सरकार अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट में। नेक्स्ट है, जाति व्यवस्था में लोगों के समूह को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा जाता है। जाति व्यवस्था जो है एक सीढ़ी के रूप में रखा जाता है और सबसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाया जाता है। सबसे ऊपर पायदान में उसको बोले सबसे अच्छा जात है, सबसे अच्छा समुदाय हम लोग का है। उससे नीचे आएगा, बोलेगा सबसे ऊपर हम हैं। इस तरह का सीढ़ी के रूप में देखा है, जिसमें एक जाति दूसरे जाति के ऊपर या नीचे होती है। जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा है, उन्होंने अपने को ऊंची जाति का उत्कृष्ट कहा है। सबसे उच्च जाति के लोग कहलाते हैं। जिन समूह को इस सीढ़ी के तले में रखा गया, सबसे नीचे रखा गया, उसको अछूत या दलित कहा जाएगा और इसको अयोग्य भी कहा जाता है। ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। जाति प्रथा के नियम जो थे पहले से तय थे। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाज़त नहीं थी। जो इन दलित को जो काम दिए थे, इसके अलावा इन्हें और कोई काम करने की अधिकार नहीं दिया गया था। उदाहरण के लिए, कुछ समूह को सिर्फ कचरा उठाने के लिए, मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाज़त थी। वहीं ऊंचे जाति के लोगों के घर में घुसने, गांव के कुएं से पानी लेने और यहाँ तक कि मंदिरों में घुसने की भी इजाज़त नहीं थी। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों से स्कूल नहीं बैठ सकते थे। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था, उससे उन्हें तथाकथित अछूतों को वंचित रखा जाता है। जो अधिकार ऊंची जातों को मिलती थी वो निचली जाति को नहीं प्राप्त होते थे, उनसे उसको वंचित रखा जाता था। अगले पृष्ठ में हम देखेंगे कि कैसे भारत एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा। यह भाग हमें यह समझने में मदद करेगा कि कैसे जाति के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोग भेदभाव के शिकार हुए।
उससे इस हस्ती के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। फिर उसके साथ किस प्रकार भेदभाव हुआ उसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। उसका नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। B.R. मतलब बी मतलब भीम, आ मतलब राव, अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। इसके साथ कैसा भेदभाव हुआ जानने से पहले इसके बारे हम लोग को जान लेते हैं, जानते चलिए। भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 1851, मृत्यु हुआ था 1956 में। को भारतीय संविधान के पिता B.R. अम्बेडकर को नोट डाउन करिएगा, भारतीय संविधान का पिता। इसके अलावा दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। किसको? B.R. अम्बेडकर को। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी। डॉक्टर अम्बेडकर किस समुदाय की लड़ाई लड़ी थी? दलित समुदाय के लिए। उनका महार जाति में जन्म हुआ था। महार जाति क्या होता है? महार जाति जो है महाराष्ट्र राज्य के बॉम्बे प्रांत में है ना, वहाँ पे महार जाति लोग को अछूत माना जाता है। महार जन्म हुआ था जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद जो उसके माँ बाप जो काम को करते थे वही उसके बच्चे भी किया करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता, उनके गांव से दूर रहना पड़ता था महाजाति के लोग को, और गांव के अंदर आने की इजाज़त परमिशन नहीं थी उन्हें, महाजाति के लोग को। अम्बेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे, महार जाति के पहले व्यक्ति थे अम्बेडकर, जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। वकील बनने के इंग्लैंड चले गए। उन्होंने दलित को अपने बच्चों को, उन दलित से कहा कि अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहन किया, प्रमोट किया उसको, कि दलितों से अलग अलग तरह के सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वो जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। वो लोग पढ़ के आए, इंग्लैंड से पढ़ के आए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। फिर अपने गांव गए, गांव में जो लोग उससे जाति समुदाय उनको समझाया गया पढ़े बच्चा को पढ़ाइए लिखाइए, कॉलेज स्कूल कॉलेज भेजिए, उसको प्रोत्साहन किया और अलग अलग सरकारी नौकरी में जाने के लिए कहा ताकि जाति व्यवस्था से लोग बाहर आ सके, उन लोग को जो अधिकार था वो मिल पाए। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे उनका अम्बेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। दलितों को मंदिर में जाने की प्रवेश नहीं दिया जा रहा, इसलिए अम्बेडकर लगा कि हम ऐसा धर्म को चुने जो सबको समान निगाह से देखता है। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म का अपनाया। आगे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा से खिलाफ अवश्य लड़ाई लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिससे सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ लोग, सभी की इज्जत हो ना कि कुछ लोगों की। अब इसके बारे में जानते हैं कि किनके साथ क्या भेदभाव हुआ। देखिए, भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभव के बारे में लिखा। यह अनुभव उन्होंने 1910 में हुए अपने साथ जो उसके भेदभाव उसके बारे में लिखे हैं, जब वे केवल 9 साल के थे। जब वे कितने साल के थे? 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में, महाराष्ट्र के कोरेगांव जगह है, कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। महाराष्ट्र में कोरेगांव अपने भाइयों के साथ, अपने भाई लोग के साथ अपने पिता से मिलने गए थे भीमराव अम्बेडकर। बड़ी देर इंतजार किया वो और कोई नहीं आया स्टेशन लेने। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आया। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे, जो हमने दिखा दिए, बैंड के अपने टिकट मांगे, टिकट दिखा दिया उन लोगों ने। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हैं। उन्होंने बताया कि हम कोरेगांव जाना चाहते थे, जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर का आने का इंतजार कर रहे थे। B.R. अम्बेडकर बोले स्टेशन मास्टर कि हम कोरेगांव जा रहे हैं, मेरा पिताजी या उसके नौकर आने वाले हमको लेने के लिए।
लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं, ना पिताजी आए ना उसके नौकर आए। और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय स्टेशन मास्टर को लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं, और वे हमारी मुश्किलों को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल आया कि हम महार हैं, महार जाति। महार क्या होता है? बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता है। कहाँ पे? बम्बई प्रांत में, सभी जगह नहीं। उनको एकदम से धक्का लगा। किन लोगों को? स्टेशन मास्टर को। कौन बोले ऐसा? बी.आर. अम्बेडकर। वे भौचक्को रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। अजास उनका बदलाव दिखने लगा उनके चेहरे पे। हमने देख लिया कि एक अजीब से घृणा के भाव उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस, जैसे उन जो लोग महार जाति के हैं वैसे ही अपने कमरे में चले गए, और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं थे और ना ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू होने में जो खुशी और उत्साह जो उसके मन में था, वो सभी क्या हो गया? उदासी में तब्दील हो गया। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौटकर फिर आया तो पूछा कि हम क्या करने के सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसको पता सबको चल गया था। स्टेशन मास्टर के अलावा और जो वहाँ लोग थे, वो सभी लोग को पता चल गया। आगे देखिए, कोई भी गाड़ीवान या बैलगाड़ी वाला अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दोगुना किराया देने को तैयार थे। वो लोग दोगुना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसों से नहीं बन सकती है। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ीवानों से मोल तोड़ कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था जी क्या करें। आगे पढ़ते हैं। इसमें कुछ बताया चीज़ है नहीं, सिर्फ ध्यान से खाली सुनिए। इसमें कुछ ज़्यादा फैक्ट नहीं है, बस ध्यान से सुनिए। ज़्यादा इसमें फैक्ट नहीं, जहाँ फैक्ट होगा आपको बता देंगे। कल्पना करके देखिए कि यह कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक ही जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए। आपको कहीं जा रहे हैं, आपको ना आपके बस में, ना आपके ट्रेन में, ना आपको लेके जाए, तो आपको कैसा महसूस होगा? या कितना अपमानजनक, कितना आपको बेइज्जती फील होगा। दुख तो हो गया आपको, लेकिन अगर आप दूर दूर रहे, आपको छूने से मना करे और आपको पानी ना पीने दे, यह छोटी सी घटना दिखती है कि कैसे गाड़ी से एक से जगह दूसरी जगह जाने के साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसे दे सकते थे। स्टेशन के सभी गाड़ीवानों ने बच्चे को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। इस कहानी से बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता तो दूसरों को मिलता है। अगला हेडिंग है समानता के लिए संघर्ष। समानता के लिए किस प्रकार संघर्ष किया गया, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ब्रिटिश शासन, इंग्लैंड की आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष हम लोगों ने किया, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था।
दलितों, औरतों, जनजाति लोगों और किसानों ने अपने जीवन में गैर बराबरी का अनुभव किया। उन्हें लगा कि हमको बराबरी का अधिकार नहीं मिल रहा है। उनके खिलाफ उन लोगों ने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। बीज बो दिए थे बी आर अम्बेडकर। उसके बाद बहुत सारे दलित समुदाय ने उसका जो संगठन था, संगठन बना के मंदिर में प्रवेश करने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुष के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसे ही अधिकार हम लोगों को मिले, महिलाओं को मिले। किसानों और दलितों ने अपने किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारी और उनकी ऊंची ब्याज दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया है। जो किसान जो लोग थे, जो जमींदार लोग, जिसे जमींदार में लोग खेती करते थे, जो वहाँ ब्याज दर था उससे छुटकारा पाने के लिए संघर्ष किया। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में फैला कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग इस बात से भी अवगत, इस बात की उनकी जानकारी थी कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता आज़ादी के पहले, और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दुष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल की तरह माना गया है, जो हम सभी एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, सभी व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त है और समान अवसर, उसको जो अपॉर्चुनिटी समान मिलना चाहिए, समान अधिकार मिलना चाहिए। और छुआछूत को एक अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से ख़त्म कर दिया गया है। छुआछूत को कानूनी रूप से ख़त्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियों सभी लोगों के लिए खुली हुई आज। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी। इसके अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए, जो उसका मुख्य जो धारा उससे अलग हो गए हैं, ऐसे समुदाय को इस समानता के अधिकार का फायदा दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाया जाना चाहिए। इससे वो लोग अधिकार को भी मिले। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान बनाना समानता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण कारक है। संविधान जो लेखक जो संविधान को लिख रहे थे, उन्होंने विविधता की इज्जत करना, जहाँ भी लोग विविधता उसको रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना और उससे मूल्यवान वैल्यू बनाना क्या है, उसके लिए समानता आपको सुनिश्चित करना होगा, सभी का आपको स्वीकारना होगा। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उनके अपने धर्म को पालने का अधिकार होना चाहिए, अपनी भाषा बोलने का, अपना त्यौहार मनाने का और खुले रूप से अपनी बातों को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बना चाहिए। कोई एक भाषा या कोई एक धर्म या कोई एक त्यौहार सभी के लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। जैसे हम धर्म देश का है, हम राष्ट्र का है, धर्मनिरपेक्ष है, जो संविधान में लिखा भी गया है कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जा सकता है कि हम इकट्ठा रहते हैं, एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं।
आगे बढ़ते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है कि यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है, आज भी इनइक्वालिटी, आज भी असमानता हमारे आसपास मौजूद है। समानता वह मूल है, वह वैल्यू है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्से बने, जो उसका रियल, जो उसका लाइफ, उसमें उसका पार्ट बने। क्या? समानता, सच्चाई बने। इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए गए कदम बहुत जरूरी है। आंदोलन तो करने के साथ साथ सरकार के भी जरूरी कदम उठाने चाहिए। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।